Today's lecture. In the previous lecture, we studied about conservative and non-conservative forces. मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स को तब हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं जब वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल और इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is path independent, doesn't depends upon the path. It means if we move a particle along different paths, the work done must be same. मैंने दिखाया ना, एक पाथ से मैंने पार्टिकल को लिया था, वर्क डन फर्ज करो 5 जूल्स है. अगर मैं दूसरे पाथ से लूंगा पार्टिकल को तो वर्क डन क्या होगा 5 जूल्स, क्योंकि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज सेम अलोंग एवरी पाथ. मैंने वहां एग्जांपल भी दी थी. मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स. मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. आज मैं प्रूव करूंगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स. तो आज के टॉपिक में पहले मैं प्रूव करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. आज मैं प्रूव करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है. मैं प्रूव करूंगा कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज सेम अलोंग एवरी पाथ. ठीक है, देखो बेटा कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा. आज का जो पहला टॉपिक है दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. लेट अस प्रूव इट. देखो बेटा, सपोज बच्चों यहां पर मेरी एक बॉडी है, इस बॉडी को मास है m. सपोज दिस बॉडी इज लाइंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट B, एट पॉइंट A. सपोज दिस बॉडी इज रेज्ड फ्रॉम पॉइंट A to B थ्रू हाइट h. मैंने एक बॉडी ले ली which is lying on the ground at point A. मैंने चाहा कि इस बॉडी को मैं लूंगा from point A to B. इसको मैं रेज करूंगा above the surface of earth from point A to point B through height h. अभी कहां पर मेरी बॉडी थी, A पे. अब मैंने कहां ले लिया बच्चों इसको, B पे. कितना ऊपर चढ़ाया मैंने इसको, through height h. ठीक है, मेरे पास बॉडी थी जिसकी मास m है, which was lying on the surface of the earth, and I tried to raise this body above the surface of earth through height h. यहां पर इस बॉडी, ये बॉडी जो है यहां पर ये अर्थ के सरफेस को एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. That force will be W is equal to mg, weight of body acting vertically downwards. यहां पर ये बॉडी अर्थ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी. सो वेट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग हियर वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा, mg के बराबर. इन ऑर्डर टू रेज द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A to B, मुझे एक फोर्स लगाना है बॉडी को. That force must be at least equal to weight of body. इस बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना है, अदरवाइज बॉडी विल नॉट मूव फ्रॉम A to B. मुझे एक फोर्स लगाना है, ठीक है ना. That force must be at least equal to weight of body. यानी वो फोर्स जो होगा that must be equal to at least equal to mg. ठीक है ना. Now जब मैं इस बॉडी को ऊपर लूंगा above the surface of earth from point A to B, I have to perform the work against the gravity. क्योंकि जब मैं बॉडी को ऊपर लूंगा, ठीक है ना, ग्रेविटी कहां होगी, नीचे. तो बॉडी को ऊपर लेने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ क्या करना है, काम. ठीक है ना. मैं लिखूंगा सपोज W जो है, दिस इज द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी या इन रेजिंग अ बॉडी. W is equal to work done in raising a body above the surface of earth from point A to B through height h. W मैंने लिया. वर्क डन किसके खिलाफ है, वर्क डन करूंगा, शाबाश. दिस इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स.
work done against gravitational force in raising a body above the surface of earth from point A to B through height h. ठीक है, इस बॉडी को A से B तक लेने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ क्या करना बेटा, काम। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है, डाउनवर्ड्स, मुझे बॉडी को कहां लेना है, अपवर्ड्स, सो वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज वो वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू W। वो काम करने के लिए मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया F, ठीक है ना, दिस F मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, ठीक है ना, और ये F और H जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, लिहाजा जो एंगल इनके दरमियान होगा वो होगा 0 डिग्री। तो cos 0 किसके बराबर होगा, 1। तो हमें निकलेगा W इज इक्वल टू F इंटू H, F इंटू H। बेसिकली W किसके बराबर, यहां लिखूंगा मैं, W है बेसिकली FH cos थीटा। चूंकि H और F जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, लिहाजा यहां जो आपका थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। जब हम वैल्यू देंगे cos 0 होता है 1, हमें निकलेगा W इज इक्वल टू F इंटू H। बट जो आपका F है दिस मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू mg, वेट ऑफ बॉडी। F मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू mg, वेट ऑफ बॉडी। तो यहां F का वैल्यू दे दो तो आपको W निकला बराबर mgh। इसको रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। In order to raise the body from point A to B, मुझे काम करना है किसके खिलाफ, यहां देखो किसके खिलाफ, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ। वो वर्क डन जो है वो किसके बराबर निकला बेटा, mg। वो वर्क डन मैंने W लिया, W है बराबर FH cos थीटा। चूंकि F भी अपवर्ड्स है, जो मैंने बॉडी पे फोर्स F लगाया वो भी अपवर्ड्स है, जो H है वो भी अपवर्ड्स है, तो थीटा क्या है 0 डिग्री। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू FH cos 0, cos 0 इज 1। तो यहां पर मुझे मिलेगा W इज इक्वल टू FH। F किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम mg के बराबर, तो मुझे निकला W इज इक्वल टू mgh। दिस वाज वर्क डन in raising the body from point A to B through height h। देखो बच्चों, अब मैं बॉडी को कैसे रेज करूंगा, देखो बेटा कैसे। सपोज ये पॉइंट A है, यही पॉइंट A, यहां पर मैंने बॉडी का मास दिया m, ठीक है ना। सपोज पहले मैं इसको रेज करूंगा टू पॉइंट C, ठीक है, पहले मैं डायरेक्टली B तक नहीं लूंगा, मैंने कहां लिया इसको, टू पॉइंट C, ठीक है ना। सपोज पॉइंट C जो है इट इज एट ए हाइट ऑफ h1 अबव द ग्राउंड। उसके बाद मैं लूंगा बॉडी को फ्रॉम C टू D, फिर लूंगा मैं D टू E, D टू E, ठीक है, फिर लूंगा मैं E टू F, E टू B, E टू B। देखो अब मैंने बॉडी को कहां से चलाया, अब मैंने बॉडी को फ्रॉम पॉइंट A टू B लिया, नॉट डायरेक्टली थ्रू दिस पाथ, मैंने इसको लिया अलोंग पाथ A C D E B, ठीक है। यहां से यहां तक कितना हाइट मैंने लिया h1, और यहां से यहां तक मैं हाइट लूंगा h2, तो h1 प्लस h2 किसके बराबर है, h। बेटा पहले मैंने बॉडी को सीधे लिया था फ्रॉम A टू B अलोंग दिस पाथ, ठीक है ना। अब मैं बॉडी को यहां से नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक बॉडी अलोंग दिस पाथ, आई विल टेक बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B अलोंग व्हाट पाथ, A C D E B। पहले मैं बॉडी को लूंगा A से C तक, फिर कहां लूंगा बेटा, C से D तक, फिर कहां लूंगा, B से E तक, फिर कहां लूंगा, ठीक है ना। सपोज जो मैंने काम किया A से C तक, उसको मैं रखूंगा W1 नाम। जो मैं काम करूंगा बॉडी को लेने के लिए C से D तक, उसको क्या रखूंगा, W2। जो मैं काम करूंगा बॉडी को लेने के लिए कहां से, D से E तक, उसको क्या रखूंगा, W3। जो मैं काम करूंगा बॉडी को लेने के लिए E से B तक, E से B तक, उसको क्या लिखूंगा मैं, क्या रखूंगा, W4। मुझे अगर W1 W2 W3 W4, अगर मुझे ये किसके बराबर निकला, mgh, तब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा यहां पर मैंने बॉडी को लिया फ्रॉम A टू B, ठीक है ना। मैंने कितना काम किया ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, W, वो W किसके बराबर निकला, mgh। अब मैं इस बॉडी को इस पाथ से नहीं लूंगा, I will not take the body from point A to B along this path, whereas I will take the body from point A to B along what path, AC D E B।
ठीक है ना। Yes, इस पाथ को छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक है AC, ये कितना है जमीन से खड़ा, जमीन से दूर कितना है H1, उसके बाद है C, ये वाला, ये कितनी हाइट पे है H2। मैं बोलूंगा W1 is work done in taking the body from point A to C, W2 is equal to work done in taking the body from point C to D, W3 is equal to work done in taking the body from D to E, and W4 is the work done in taking the body from B. ठीक है ना। मैं ऐसे लूंगा, ऐसे मैं बोलूंगा let the body be now moved from point A to B along path, path बोलो कौन सा है, शाबाश, along path A C, शाबाश, D E B। अब मैंने बॉडी को लिया फ्रॉम पॉइंट A to B along what path, मुझे दिखाओ, A, शाबाश, C, शाबाश, A C D E B, ठीक है। मैं लिखूंगा लेट W1 is equal to work done in moving a body from A to C, W2 is equal to work done in moving a body from C to D, W3 is equal to work done in moving a body from D to E, D to E, W4 is equal to work done in moving a body from E to B। बच्चा यहां देखो, W1 मैंने काम किया in moving a body from A to C, ठीक है बच्चा, ठीक है। W2 मैंने काम किया in moving a body from C to D, W3 मैंने काम किया in moving a body from D to E, W4 मैंने काम किया in moving a body from E to B। देखो बच्चों, यहां देखो, यहां सीखो, ये पहले मैं W1 निकालूंगा। W किसके बराबर निकला, mgh। mg क्या है, वेट ऑफ बॉडी, ये हर जगह सेम होगा, ये हर जगह सेम होगा। यहां देखो W1 होगा बराबर mg, बोलो हाइट क्या है, h, हाइट क्या है, ये होगा mgh1। इसको रखूंगा मैं नाम, इक्वेशन नंबर सेकंड। W1 होगा mgh1, ठीक है। यहां देखो बेटा W2 किसके बराबर है, mg, मेरी तरफ देखो प्लीज, पॉइंट C और D जो है दे आर एट द सेम हाइट। C भी कितनी हाइट पे है, D भी कितनी हाइट पे है। इसका मतलब है जो पॉइंट C और D है, इट लाइज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, लिहाजा यहां इसके लिए H जो होगा वो होगा 0। देखो ना बेटा, यहां पर कितना हाइट है H1, यहां पर कितना हाइट है, ये यहां पर कितना है H1, यहां पर कितना है H1। इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स जो है दे आर एट द सेम हाइट, ठीक है ना। लिहाजा यहां पर मैंने कोई काम नहीं किया ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ। ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ मैं तब काम करता हूं जब मैं बॉडी को लेता हूं टू हैव सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ, क्योंकि यहां पर पॉइंट C और पॉइंट D जो है दे आर एट द सेम हाइट, तो यहां पर जो H होगा दैट विल बी 0। Why it will be 0? Because body is moved horizontally from point C to D। हम ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ तब काम कर सकते हैं जब हम बॉडी को वर्टिकली ऊपर लेंगे। यहाँ बॉडी को मैंने क्या लिया, हॉरिजॉन्टली के वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ जो H होगा दैट विल बी 0। तो ये को mg into H दैट विल बी 0। इसी तरह W3 देखो, यहां पर बॉडी पहुंची, बॉडी अब D पे पहुंची, ठीक है ना। बॉडी कहां पहुंची, D पे, इसका वेट होगा डाउनवर्ड्स mg होगा ना। तो कितनी हाइट है, D से E तक कितनी हाइट है, तो W3 किसके बराबर होगा, mgh2, ठीक है बच्चा। जरा W4 बोलो कितना होगा, आप खुद बताओ W4 कितना होगा, W4 कितना होगा, क्यों होगा 0, क्योंकि E और B जो है दे आर एट द सेम हाइट। लिहाजा E और B से मुझे बॉडी को हॉरिजॉन्टली लेना है, वर्टिकली नहीं लेना है, ठीक है ना। तो W1 निकला, W1 है वर्क डन जो आपने लिया बॉडी को कहां से लेने के लिए, A to C। वहां क्या हाइट है H1, तो W1 किसके बराबर होगा, mgh1। उसके बाद बॉडी को कहां से कहां लिया, C से D तक, क्योंकि C और D जो है दे आर एट द सेम हाइट, लिहाजा वर्टिकली मैंने बॉडी को C और D के दरमियान उठाया नहीं, देन वर्क डन विल बी 0, ठीक है ना। W3 के लिए हाइट क्या है H2, तो W3 किसके बराबर निकला, mgh2। W4 फिर बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टली लेना है E to B, फिर बॉडी को हॉरिजॉन्टली लेना है,
बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ मुझे तब काम करना है जब मैं बॉडी को वर्टिकली लूंगा। यहां पर बॉडी को मैं क्या लूंगा, हॉरिजॉन्टली, तो W4 भी क्या होगा, 0। मैं लिखूंगा लेट W इज इक्वल टू, लेट W डैश इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in moving a body from point A to B, along path A C D E B। W डैश जो है वो मैंने टोटल वर्क डन लिया, ठीक है ना, इन मूविंग ए बॉडी कहां से, फ्रॉम पॉइंट A to B along path A C D E B, ठीक है ना। तो W डैश किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, W डैश किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, वैल्यू दे दो। W डैश निकलेगा आपको, W1 है mgh1, W2 है 0, W3 है mgh2, W4 है 0। तो बच्चों आपको यहां W डैश निकला mgh1 प्लस mgh2। देखो बच्चों mg जो है, mg को कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, W डैश किसके बराबर बनेगा मुझे बताओ, mg इंटू क्या लिया कॉमन, h1, अंदर क्या रहा h1 प्लस h2, mg क्या लिया आपने कॉमन। जरा इधर देखो, h1 प्लस h2 किसके बराबर है, देखो यहां से यहां तक h1, यहां से यहां तक h2, ये किसके बराबर है, h के बराबर। तो आपको निकला W डैश इज इक्वल टू mgh। इसको रखो इक्वेशन नंबर 3। अगर आप फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करोगे, यहां W कितना निकला, यहां W डैश कितना निकला, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमें निकला W इज इक्वल टू W डैश, W है mgh, W डैश भी कितना है mgh। W क्या था, ये वर्क था अगेंस्ट व्हाट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आपने बॉडी ली थी फ्रॉम A टू B डायरेक्टली, ठीक है ना। W डैश क्या है, work done against what force, gravitational force in moving the body from point A to B along path A C शाबाश D E B। जितना यहां से मुझे काम किया, जितना यहां से मैंने काम किया ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, इतना मैंने इस पाथ से भी काम किया, क्योंकि दोनों वर्क्स जो है वो क्या आए, सेम, बराबर। इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अलोंग दिस पाथ एंड दिस पाथ, वो क्या निकला आपको, सेम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फोर्स है। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर। आज हम ये पावर भी डिफाइन करेंगे, पावर के डिफरेंट रिलेशंस जो है वो भी हम डिफाइन करेंगे। बेटा आप लोगों ने सुना होगा 9th क्लास में, पावर जो है दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर ऑफ ए मशीन और पावर ऑफ ए पर्सन टेल्स अस हाउ फास्ट ए मशीन, हाउ फास्ट ए पर्सन कैन परफॉर्म वर्क। If a person performs large work in lesser time, we can say that he has a large power. अगर एक पर्सन काम करेगा lesser time में, हम कहेंगे that person is powerful. So power क्या होता है basically? It is the rate of doing work. It tells us in how much time a person, a machine, an external agent can perform a work. इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पावर। या आपने 9th क्लास में सुना है। हम इसको कैसे मेजर करते हैं, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और वी कैन से वर्क डन बाय द मशीन टू द टाइम टेकन बाय द मशीन टू डू दिस वर्क। कैसे हम मेजर करते हैं, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ratio of work done by the external agent to the time taken, to do this work. रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है
एक मशीन ने, एक एजेंट ने कितना काम किया कितने टाइम में। इसको हम बच्चा कैसे मेजर करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू द टाइम टेकन टू डू दिस वर्क। तो हम मानेंगे P होगा बराबर फिर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। P होगा बराबर फिर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये पावर जो है ये बेसिकली मेजर करता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लोवर ए पर्सन कैन परफॉर्म वर्क। इफ ए पर्सन परफॉर्म्स वर्क इन ए लेसर टाइम, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम को, इफ ए पर्सन परफॉर्म्स वर्क इन लेसर टाइम वी कैन से ही हैज अ ग्रेटर पावर। ठीक है ना? इफ ही परफॉर्म्स द सेम वर्क इन ए लार्जर टाइम वी से उसका जो पावर होगा वो कम होगा। ठीक है ना? सो इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट टू द टाइम टेकन। ये पावर जो है बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। चूंकि आपने पढ़ा है वर्क जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, लिहाजा पावर जो है इट इज ए रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज, हेंस इट इज व्हाट क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। पावर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं W डिवाइडेड बाय T। चूंकि वर्क जो है दैट इज स्केलर, बढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, जो भी क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। चूंकि वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, इसका मतलब जो पावर है इट इज अ रेशियो ऑफ टू स्केलर्स, लिहाजा ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद पहले हम इसके यूनिट्स देखेंगे, यूनिट्स ऑफ पावर। बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। आपने सुना होगा ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट। उसको हम W से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर? इट इज वाट। हम वाट को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ वाट, डेफिनेशन ऑफ वाट। देखो हम 1 वाट को कैसे डिफाइन करते हैं। पावर किसके बराबर है बेटा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। देखो बच्चों हम बोलेंगे लेट W इज इक्वल टू 1 जूल। हमारी जो मशीन है, जो एक्सटर्नल एजेंट है, उसने कितना काम किया? 1 जूल। टाइम लेंगे बेटा हम 1 सेकेंड। कितना लिया? तो हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो मशीन है, उसने 1 जूल वर्क किया कितने सेकंड में? पावर लेंगे हम 1 वाट, 1 W। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो बेटा, क्या निकलेगा आपको? पावर के बदले क्या लिखोगे? 1 वाट। ठीक है, वर्क के बदले क्या लिखोगे? 1 जूल। टाइम के बदले क्या लिखोगे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। देखो डेफिनेशन बनी हमारी। हम ऐसे बताएंगे पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 वाट इफ एन एजेंट परफॉर्म्स व्हाट वर्क? 1 जूल ऑफ वर्क इन हाउ मेनी सेकंड्स? हम ऐसे कहेंगे पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 वाट if it performs 1 joule of work in 1 second। समझा? तो ऐसे लिखेंगे power of an agent is said to be 1 watt if it performs 1 joule of work in 1 second। If an agent performs 1 joule of work in 1 second, we say that the agent has a power of 1 watt। बात समझ आई? There are some bigger units of power. We have kilowatt, bigger units। Number 1 kilowatt। Some bigger units kilowatt। 1 kilowatt जो होता है वो होता है 1000 watts। कितना होता है? 1000 watts। 1 kilowatt is equal to 1000 watts। These are the bigger units of power। हमारे पास दूसरा है, आपने सुना होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है ना? 1 हॉर्स पावर
वो होता है 746 वॉट्स। दीज आर द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। किलोवाट, जहां किलोवाट होगा वो किसके बराबर होता है? 1000 वॉट्स। किलो मींस 1000, ठीक है ना। तो हॉर्स पावर किसके बराबर है? 746 वॉट्स। आगे जाएंगे हम, कुछ और रिलेशंस पढ़ेंगे पावर की। बच्चों देखो, पहले हम पढ़ेंगे एवरेज पावर। क्या पढ़ेंगे बेटा? एवरेज पावर। देखो बेटा, हमारे पास एक मशीन है, मेरी तरफ देखो, हमारे पास एक मशीन है। किसी वक्त ये काम करती है, इसको ज्यादा टाइम लगता है ये काम करने में, इसका पावर ज्यादा होगा कम होगा? इसको ज्यादा टाइम लगता है कोई काम करने में, इसका पावर कम होगा कि ज्यादा होगा? इसका पावर कम होता है। किसी टाइम इसको कम टाइम लगता है यही काम करने के लिए, उस वक्त उसका पावर क्या होता है? ज्यादा। सपोज मेरे पास एक मशीन है, कभी उसका पावर कम है, कभी क्या है? पावर ज्यादा। इसका मतलब है जो वह मशीन है उसका जो पावर है दैट इज अ वेरिएबल पावर। क्योंकि पावर वेरी होता है, कभी ये मशीन, कभी ये एजेंट वो काम करता है, उस काम करने में ये ज्यादा टाइम लगाता है। जब ये कोई काम करने में ज्यादा टाइम लगाएगा, वी से दैट इट हैज अ लेसर पावर। जब ये यही काम करने के लिए कम टाइम लगाएगा, वी से इट हैज अ लार्जर पावर। सो जब एक मशीन को, जब एक एजेंट को वेरिएबल पावर होता है, उस सूरत में हम क्या डिफाइन करते हैं? हम उस मशीन का एवरेज पावर डिफाइन करते हैं। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होगी, स्पीड अगर वेरिएबल होगी, कभी गाड़ी की स्पीड कम है, कभी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, व्हेन अ बस इज ट्रैवलिंग विद डिफरेंट स्पीड्स, what we do in that case, we calculate the average speed of a body. Average speed में हम क्या बताते हैं? Total distance traveled divided by total time taken. इसी तरह जब पावर वेरिएबल होगा तो उस सूरत में हम डिफाइन करते हैं कौन सा पावर? कौन सा पावर? एवरेज पावर। तो ये एवरेज पावर जो होगा बेटा, एवरेज पावर, जिसको मैं पी एवरेज से डिनोट करूंगा, ये होगा टोटल वर्क डन, total work done by an agent, ratio of total work done by an agent to the total time taken, to the total time taken. When a machine, when an agent has variable power, in that case we define what power? Average power. Average power को हम कैसे डिफाइन करते हैं? शाबाश, कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू द टोटल टाइम टेकन। मैं ऐसे लिखूंगा, P average is equal to delta W divided by delta T. What is delta W? Total work done by an agent. What is delta T? Total time taken. ठीक है ना? So average power is defined as ratio of total work done by an external agent to the total time taken. So for average power we write this expression, P average is equal to delta W divided by delta T. ठीक है ना? इसके बाद हम दूसरा पावर डिफाइन करेंगे, उसको हम कहते हैं इंस्टंटेनियस पावर। इंस्टंटेनियस पावर, इंस्टंटेनियस पावर, इंस्टंटेनियस पावर। बच्चा यहां देखो, इंस्टंटेनियस पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है ये मेरी एवरेज स्पीड है, ये मेरी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड होती है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इंस्टंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है इस एवरेज स्पीड का लिमिटिंग वैल्यू। क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरेज स्पीड एज टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। एज टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। जब हम टाइम इंटरवल बहुत कम बनाएंगे, बहुत कम करेंगे, उस वक्त जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या बनती है? इंस्टंटेनियस स्पीड। इसी तरह अगर हम यहां टाइम इंटरवल बहुत कम करेंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त जो एवरेज पावर है ये कौन सा पावर बनेगा? इंस्टंटेनियस पावर। बेसिकली इंस्टंटेनियस पावर क्या है? इट इज द पावर ऑफ ए मशीन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम।
किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे जो मशीन को पावर होगा, उस पावर को हम क्या कहेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर as the time interval approaches zero, as the time interval approaches zero, limiting value of average power as the time interval approaches zero, उस पावर को क्या कहेंगे हम? इंस्टेंटेनियस पावर। बेसिक डेफिनेशन क्या है? पावर एट एनी टाइम, पावर ऑफ ए मशीन एट एनी टाइम, उस पावर को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी पेट्रोल पंप पे पहुंची, आपने इसके स्पीडोमीटर को देखा, जो वो स्पीडोमीटर स्पीड दिखाएगा, उस स्पीड को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। बेटा यहां देखो, इसका मतलब है P इंस्टेंटेनियस ये होगा बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो P एवरेज, यही है P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट पावर? एवरेज पावर। ठीक है ना? एवरेज पावर किसके बराबर है? डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। वैल्यू दे दो बेटा, वैल्यू दे दो बच्चा, तो आपको निकलेगा P इंस्टेंटेनियस is equal to limit delta T tends to zero delta W divided by delta T। लिमिट P एवरेज P इंस्टेंटेनियस निकला आपको लिमिट डेल्टा T tends to zero डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये बनेगा ऐसे P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T tends to zero डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये होता है dW डिवाइडेड बाय dt, dW divided by dt। लिमिट डेल्टा T tends to zero, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है, लिमिट डेल्टा T tends to zero डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये किसके बराबर है? इसका मतलब है जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो है फर्स्ट ऑर्डर, एक ही बार डिफरेंशिएशन की। वर्क को कितनी बार डिफरेंशिएशन की? एक बार। इट इज फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क। वर्क को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, आपको क्या निकलेगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर की एक और डेफिनेशन, ये किसके बराबर है? फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? वर्क। फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क, यानी वर्क को मुझे टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट करना है, मुझे क्या निकलेगा? पावर। ठीक है ना? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन इसकी, between power, force and velocity, relation between power, force and velocity, relation between power, force and velocity। देखो बेटा, relation between power, force and velocity, important relation। देखो बच्चों, अभी बेटा आपने पढ़ा P इंस्टेंटेनियस is equal to dW divided by dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। P इंस्टेंटेनियस किसके बराबर आया? dW डिवाइडेड बाय dt। ठीक है बेटा, मैंने पहले क्वेश्चन में पहले दिन पढ़ाया था, जो वर्क होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S। वर्क किसके बराबर होता है? F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये W का वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में देंगे। ठीक है ना? पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, दे दो इक्वेशन फर्स्ट में, वी गेट P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d by dt of F dot S। बेटा यहां देखो, ये W तब होता है F dot S के बराबर जब मेरा फोर्स जो होता है ये कांस्टेंट फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू F dot S। चूंकि फोर्स क्या है?
वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। ये कौन सा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए दूसरी फार्मूला है, वेरिएबल फोर्स के लिए W होता है इंटीग्रेशन F डॉट इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स S1 to S2 F डॉट ds। इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स S1 to S2 F डॉट ds। लेकिन कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या है? W इज इक्वल टू F डॉट s। चूंकि फोर्स कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशियल से बाहर लेंगे। ये क्या बनेगा बेटा? शाबाश। P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F को बाहर लिया, ये हो गया F डॉट ds बाई dt। ठीक है, F को डिफरेंशियल से बाहर ले लो या डिफरेंशियल को S के पास ले लो, ये बनेगा P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F डॉट ds बाई dt। बेटा ds बाई dt जो होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी v। ds बाई dt किसके बराबर है? v के बराबर। दिस इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? वेलोसिटी। किसके बराबर है? v क्या है? वेलोसिटी। तो बेटा देखो फिर P इंस्टेंटेनियस किसके बराबर निकला? P इंस्टेंटेनियस निकला F डॉट v। क्योंकि ds बाई dt जो है वो v है, तो आपका P इंस्टेंटेनियस निकला F डॉट v। तो आपको यहां निकला कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। चूंकि पावर जो है ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, लिहाजा पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी। चूंकि पावर जो है इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। व्हेन इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट मींस पावर इटसेल्फ इज व्हाट क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो आपने लिखा पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। किसके बराबर है इंस्टेंटेनियस पावर? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हेंस instantaneous power is equal to dot product of force and velocity। ठीक है ना? instantaneous power जो है it is equal to dot product of force and velocity। This completes this question।